हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका ISC आइडियल स्टडी चैनल में। पिछले वीडियो में जो है कन्फ्यूशियस के जीवनी के बारे में बताया गया है विस्तार से। वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 बन रहा है। इसमें जो है कन्फ्यूशियस के शिक्षा के बारे में बताया गया है, एक विशेष जानकारी जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है। कन्फ्यूशियस ने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सी। यह ग्रंथ, ये सी ग्रंथ क्या होगा, जैसे है कि मान लीजिए कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम दास कैपिटल, ऐसे ही कन्फ्यूशियस की पुस्तक का नाम था सी। और यह 305 कविताओं का एक संग्रह है। जैसे भारत में तुलसीदास, कबीर हुए, लेखक भी थे, समाज सुधारक भी थे, उसी तरह का महत्व रखता है वहाँ चीन में कन्फ्यूशियस का। हालांकि कन्फ्यूशियस का चीन के इतिहास में बहुत बड़ा विशेष महत्व रखा जाता है। कन्फ्यूशियस ने कुछ सिद्धांत दिए, शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं के बारे में जानकारी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कन्फ्यूशियस के शिक्षाओं के बारे में बताएं। तो नंबर 1, उनका कहना था कि शिक्षा जो है वो चरित्र का निर्माण करने का प्रमुख साधन है और समाज में शिक्षक का स्थान जो है वो सम्मानजनक होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि कन्फ्यूशियसवाद के तहत जो है सामाजिक व्यवस्था में छोटे बड़े के भाव को स्वीकार किया गया तथा आज्ञा पालन और सत्ता के समक्ष समर्पण का उपदेश दिया गया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, राजा राजा होता है, राजा की बातों को जो लोग छोटी थोड़ा सा कैटेगरी के होते हैं, बड़े छोटे आपस में सम्मान करके समाज को चलाएं। राजनीतिक सिद्धांतों में कन्फ्यूशियस राजा को देवतुल्य मानता था। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण में पूछे अगर कन्फ्यूशियस के बारे में, तो कन्फ्यूशियस का मानना था कि राजा जो होता है वो राज्य के लिए देवतुल्य होता है, अपने राज्य का पिता होता है वो। कन्फ्यूशियसवाद में व्यवस्था एवं व्यक्ति के सामाजिक और सार्वजनिक उत्तरदायित्वों पर भी बल दिया गया और शाही राज्य को मजबूत बनाने के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी बताया गया इसे। मतलब कन्फ्यूशियस का मानना था कि सामाजिक और सार्वजनिक उत्तरदायित्व जो होता है वह किसी भी राज्य को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो राजा जो है या फिर जो भी हो, जो राजनेता या फिर कोई भी होता है प्रतिनिधि, वो जो है सामाजिक और सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर बल दे ताकि राज्य क्या हो, मजबूत हो। कन्फ्यूशियस का कहना था। अगला उसका कहना था, शिक्षा था कि एक व्यक्ति को अच्छे व्यवहार, विनम्रता, ईमानदारी जैसे गुण को प्राप्त करना चाहिए। बच्चों एवं पत्नियों को क्रमशः अपने माता पिता व पति को सम्मान देना चाहिए। दूसरे के लिए जीने वाला ही सच्चा मानव कहलाता है। हमेशा दूसरों के लिए जिए, मतलब वो परोपकारिता पर बल दिया करते थे। कन्फ्यूशियसवाद में धार्मिक पाखंडों व अंधविश्वास से बचने और यथार्थवादी होने का विशेष जोर दिया गया है। उसे कहा गया है कि मतलब कन्फ्यूशियसवाद में प्रैक्टिकल या तार्किक नॉलेज पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, धार्मिक प्रकांड को उतना पसंद नहीं करते थे। कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार 3 येन सर्वशक्तिमान शासक है, इसके अधीनस्थ अन्य देव हैं जो मनुष्य को प्रभावित भी करते हैं। मतलब कन्फ्यूशियस मानते थे कि 3 येन जो है वो सर्वशक्तिमान राजा है, उसी के अंदर अन्य राजा राज करते हैं। ये कन्फ्यूशियस की आप शिक्षा के बारे में सुन रहे थे। कन्फ्यूशियस ने फिर के नए सिद्धांत केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं थे, इसको धार्मिक सिद्धांत ही नहीं कहिए आप, ये समाज सुधारक सिद्धांत भी थे, बल्कि वे एक व्यक्ति समस्त व्यक्तित्व के प्रतिबिंब थे। उनके उपदेश से समाज में अस्थिरता उत्पन्न हुई, राज्य में सुव्यवस्था आया और बिल डुरेंट के अनुसार कन्फ्यूशियस के दर्शन की सहायता से चीन ने सामूहिक जीवन, विद्यालय तथा ज्ञान के प्रति जिज्ञासा व शांत व अस्थायी संस्कृति का विकास किया और इसी से चीनी सभ्यता को इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि अनेक आक्रमणों के सामना करने के बावजूद भी वो अपनी सभ्यता को जीवित रखा, आक्रमणकारी को परिवर्तित कर आत्मसात किया और नैतिक मूल्यों में वृद्धि कर पाया। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के कि कन्फ्यूशियस का वहाँ सामाजिक और नैतिक सुधार में एक विशेष महत्व और स्थान दिया जाता है चीन की सभ्यता में। अगला एक और समाज सुधारक और क्या ये दार्शनिक के बारे में मैं बता ही देता हूँ जल्दी से आपको। उस समाज सुधारक या लेखक का नाम है लाओ त्से।
लाओ त्से को प्राचीन चीनी सभ्यता का पहला सुधारक व दार्शनिक कहा जाता है। इनका जन्म जो है 604 ईस्वी पूर्व में हेनान प्रांत के निर्धन गरीब परिवार में हुआ था। यह कन्फ्यूशियस का समकालीन था, अर्थात जिस समय कन्फ्यूशियसवाद फैल रहा था एक तरफ, तो एक तरफ लाओ त्से का भी जो है जगजगा, या फिर लाओ त्से का भी जो है शिक्षा चीन की सभ्यता में काफ़ी तेज़ी से प्रसारित हो रहे थे। उनका जन्म 604 ईस्वी पूर्व में हेनान प्रांत में तो हुआ। यह कन्फ्यूशियस का समकालीन था, अर्थात उन्हीं के टाइम में ये भी थे। समकालीन होने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिस काल में जीते रहते हैं दूसरा भी उसी काल में जीते हैं, तो इसे समकालीन कहते हैं। उसी के समकालीन थे। अपनी मेहनत के बल पर वह चाओ राज्य में अभिलेख संग्रहालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए, मतलब संग्रहालय के पद पर। ये बात आपको याद रखना है, कन्फ्यूशियस जो है लू का गवर्नर बना था और लाओ त्से जो है वह चाओ राज्य में अभिलेख के संग्रहालय का अध्यक्ष बना था। ठीक, आजकल भी होता है, पुस्तकालय के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर वो तो बीलिस का कोर्स किया जाता है इसे, वो भी तो उस टाइम में भी था ये प्रचलन। वो संग्रहालय के अध्यक्ष पर नियुक्त हुए। राजनीति हस्तक्षेप से निराश होकर लाओ त्से ने पद का त्याग कर दिया। ठीक बिल्कुल कन्फ्यूशियस तरह राजनीति मुद्दा से परेशान होकर के उन्होंने लाओ त्से ने रिजाइन दे दिया और राज्य को भी छोड़ दिया। उस राज्य को भी छोड़ दिया उसने। उसका मूल नाम, लाओ त्से का मूल नाम ली था। लाओ त्से का मूल नाम, असल नाम ली था। मीन सी नामक एक व्यक्ति के अनुरोध पर लाओ त्से ने अपने विचार को ताओ ते चिंग नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया। तो याद रखिए आप, कन्फ्यूशियस के ग्रंथ का नाम सी और लाओ त्से के ग्रंथ का नाम ताओ ते चिंग। ताओ का अर्थ होता है मार्ग, अतः उनकी विचारधारा ताओवाद कहलाती है, मार्गदर्शन, ताओवाद। याद रखिएगा, जैसे जो है इसका कन्फ्यूशियस का विचारधारा कन्फ्यूशियसवाद कहलाता है, ऐसे लाओ त्से का विचारधारा ताओ मार्ग कहलाता है, ताओवाद कहलाता है। सॉरी, वह प्रत्येक मायने में एक ग्रंथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक ग्रंथ थे। और लाओ त्से का मूल सिद्धांत क्या था? जिस तरह से आप कन्फ्यूशियस का पढ़े शिक्षा, वैसे लाओ त्से का सिद्धांत सुनिए। लाओ त्से का कहना था कि मौन ज्ञान की शुरुआत है। यदि आप मौन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर ज्ञान आ रहा है। इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा बोलते उड़ते हैं, इसको वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं मानते थे। कहता ज्ञान किसी से तभी शुरू होता है जब वो मौन होना शुरू होते हैं। तो मौन का अर्थ ज्ञान समझते थे, मतलब ज्ञान की शुरुआत मानते थे। और वो जो रास्ता जानता है उसके बारे में नहीं बोलता है, वह जो उसके बारे में बोलता है वो इसे नहीं जानता है। जब उनका मानना था कि जो बहुत बोलता है वो शायद उसको ठीक से कर नहीं सकता, जानता नहीं है, और जो जानता है वो बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बोलता नहीं है। भौतिकवाद की शिक्षा दुर्जन व्यक्तियों की वृद्धि करती है। उनका मानना था कि अगर भौतिक की शिक्षा आप ज़्यादा हासिल करते हैं तो आपको दुर्जन मतलब होता है दुश्मनों की बढ़ोतरी होगी आपके। इसके बाद राज्य की उन्नति के लिए न्यूनतम शासकीय नियंत्रण होना चाहिए। मतलब उनका मानना था कि अगर आपको राज्य में तरक्की करना है तो शासकों का कंट्रोल जो है या किसी पर कार्रवाई को थोड़ा सा निम्न रखिए, क्योंकि जनता या व्यापार या किसी तरह के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करके आप बहुत विकास नहीं कर सकते हैं। राज्य की उन्नति के लिए उन्होंने न्यूनतम शासकीय नियंत्रण को उचित समझा। और लाओ त्से के अनुसार शत्रु के साथ भी मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, हमें दुश्मनों के साथ भी मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। लाओ त्से का मानना था कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों से ही सामाजिक स्वतंत्रता आ पाती है। तो उनका मतलब, इसका मतलब है कि वो कुटीर उद्योग के पक्षपात थे। मतलब कुटीर उद्योग को उनका मानना था कि बढ़ावा देना चाहिए। कुटीर उद्योग मतलब वो जो छोटे घर पैमाने पर उद्योग चलता है, कढ़ाई बुनाई या कई तरह के काम, छोटे उद्योग को। लाओ त्से का अगला सिद्धांत था कि उनका मानना था कि
आदर्श राज्य वो है जहाँ के लोग अपने अत्यंत पड़ोसी राज्य में कभी गए ही नहीं हो, क्योंकि तुलना की सहज प्रवृत्ति इससे बढ़ती है तथा विश्वासों को आघात पहुँचता है। उनका मानना था कि वो राज्य सबसे आदर्श राज्य है, आइडियल स्टेट है, जहाँ जो है जहाँ की जनता या राज्य किसी और राज्य से अपने राज्य का कंपैरिजन, तुलना ना करता हो, उसे उन्होंने आदर्श राज्य कहा। तो ये था लाओ त्से के विचार। अगले क्लास में बता, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका जो है थोड़ा सा उपसंहार सुन लेते हैं। लाओ त्से की शिक्षा ने प्राचीन चीनी सभ्यता के लोगों को व्यक्तित्व का निर्माण किया और कृत्रिमता से दूर एक प्राकृतिक आदर्शवाद की ओर ले गया। कृत्रिमता मतलब होता है आदमी द्वारा बनावटी, और प्राकृतिक मतलब होता है ईश्वरीय देन की ओर, ईश्वर की ओर झुकाव बढ़ाया, प्रकृति की ओर झुकाव बढ़ाया उन्होंने। आगे चल कर के अंधविश्वासों ने ताओवाद में प्रवेश किया और लाओ त्से की भगवान के रूप में पूजा होने लगे, जबकि वो खुद ही इस नियम सब के खिलाफ थे, लेकिन लोगों ने उसको भगवान समझ के पूजा करने लगा। ये ठीक थोड़ा थोड़ा मुझे बुद्ध की तरह लग रहा है, और जिससे ताओवाद के महत्व में कमी आ गई बाद में, क्योंकि वह मूल सिद्धांत से हट गए। फिर भी लाओ त्से की शिक्षा को चीनी समाज में दीर्घ समय तक चीनी समाज को उन्होंने प्रभावित किया, और चीन के समाज में लाओ त्से को भी विशेष स्थान दिया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से समझे होंगे। नोट्स लिख करके इसके क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करें, यह आपके लिए एक बेहतर प्रैक्टिस माना जाएगा। और डिस्कस करें, किसी तरह का ऐसी कन्फ्यूजन हो या इस तरह की कोई और वीडियो की बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो। तब तक के लिए टेक केयर।